हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दुर्गेश सिंह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ANTS पार्ट 3 का केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन Ha प्लस बी रिवर्सिबल BH प्लस प्लस A माइनस इज 100, है ना। ये रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं Ha प्लस बी रिवर्सिबल BH प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। और इसमें हम लोगों को Kc का एक्सप्रेशन, Kc का वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है। कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10 to the power 5, देन रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Kc बराबर होता है Kf अपॉन Kb। एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट इस फॉर्मूले को से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमको Kf की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 to the power 5, ठीक है। और Kb का वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। Kb मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 5 अपॉन Kc को डिवाइड कर दीजिए यानी कि 100, ये हो जाएगा आपका 10 to the power 3। 10 to the power 3 यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, है ना। ये बहुत ही इजी सवाल है। P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस, है ना, रिवर्सिबल P4O10, है ना, सॉलिड। तो ये तो हमको पता होना चाहिए कि जो हम लोग इसके Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं इसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली 1 होता नहीं है, 1 मानते हैं क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड का 1 ले लेंगे, इसका सॉलिड का 1 ले लेंगे, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन O2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। 53 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, है ना। ये भी है, ये रिएक्शन है, बस बहुत ही सिंपल है। Kc का एक्सप्रेशन लिखना है ना। इसका Kp का एक्सप्रेशन तो लिख नहीं सकते हैं, तो एक्वस मीडियम में हम लोग सारे एक्वस वाले का लेते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप देख लीजिए आराम से, और मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्वस वाले का, है ना। CH3COO माइनस एक्वस कंसंट्रेशन अपॉन नहीं इंटू H3O प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन, ठीक है। बस वाटर लिक्विड का क्या ले लेंगे, प्योर लिक्विड है ना। ये प्योर लिक्विड है, ये आपका एक्वस है, ये एक्वस है, तो एक्वस का लेना होता है और लिक्विड का हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारे पास पहला ऑप्शन में तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं होगा, है ना, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोला जा रहा है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, है ना। ये रिएक्शन है, आराम से देख लीजिए, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ठीक है। और ये हम सब के सब गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा Ng निकालने की कोशिश करें तो ये कितना आएगा भाई, 2 माइनस 1 प्लस 3, है ना, 2 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज -2। तो अगर हम लोग इसके Kp का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.44 इंटू 10 to the power -5, तो Kc का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc अपॉन RT के पावर डेल्टा Ng होता है ना। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, -2, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp अपॉन RT के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो Kp की वैल्यू कितनी है, 1.44 इंटू 10 पावर -5 अपॉन RT का वैल्यू, R की वैल्यू हम लोग रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में R की वैल्यू 8.314 भी दिया हुआ है ना। तो R की वैल्यू हमको 0.0821 लेना है, क्योंकि Kc का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है और Kp का जो यूनिट होता है वो ATM में होता है, ठीक है। तो ATM में पार्शियल प्रेशर हम लोग लेते हैं, तो ये जो होता है लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन के लिए होता है। इंटू टेम्परेचर हमेशा हम लोग किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो केल्विन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 773 केल्विन, और उसके पावर जो है -2 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग डिवाइड करके, है ना, ऑप्शन में ये ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में डिवाइड, तो हम लोग डिवाइड करके ही ऑप्शन बताएंगे, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में तो 500 ले लिया है तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी में 8.314 लिया है वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में, है ना, ऑप्शन सी में डिवाइड करके पावर +2 लिखा है, तो ऑप्शन डी में क्या है, डिवाइड करके पावर में -2 है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम गिवन बिलो। N2+3H2 के लिए K1 दिया है ना, N2+O2 के लिए है ना 2NO, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया है, H2+12O2 के लिए H2O दिया हुआ है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि 2NH3 है ना प्लस 5/2O2, ठीक है, रिवर्सिबल 2NO प्लस 3H2O। इसके लिए आपको Kc का एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3 के टर्म्स, ठीक है। तो अगर K1, K2, K3 के टर्म्स में हमको इसका एक्सप्रेशन बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बात बहुत आसानी से ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, ऑप्शंस को देख के ही बहुत प्यार से इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हमको लास्ट में ना प्रोडक्ट साइड में NO चाहिए है ना, तो प्रोडक्ट साइड में NO मिल रहा है और प्रोडक्ट साइड में H2O भी चाहिए तो H2O भी मिल रहा है, और प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए, और प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में हमको NH3 चाहिए है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, तो उसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में हमारा NH3 आएगा है ना। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करेंगे 2NH3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा N2+3H2, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका K डैश जो होगा वो 1/K1 होगा। तो हमको रिएक्टेंट साइड में क्या चाहिए, NH3 चाहिए, NH3 हमको चाहिए इसका, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे 1/K1, यानी कि K1 जो होगा डिनोमिनेटर टर्म में आना चाहिए इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें K1 डिनोमिनेटर टर्म्स में, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से अगर स्मार्ट तरीका यूज करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा है ना। बाकी सब में जो K1 है ऊपर में मल्टीप्लाइड है, इसी ऑप्शन में क्या है K1 डिवाइड है, और K1 हमारा डिवाइड में ही आना चाहिए क्योंकि NH3 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हेन हीटेड अमोनिया कार्बोनेट कार्बेमेट है ना डिकम्पोजेज एज फॉलोस। NH4 ये रिएक्शन है, NH4 COO NH2 सॉलिड है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपने क्लास में किया होगा है ना। 2NH3, बस डेटा मैंने चेंज किया है, 2NH3 गैस है और CO2 गैस है, ठीक है। अब T=0 टाइम पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0। T टाइम पे इसको T इक्विलिब्रियम टाइम पे है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होगा तो ये इक्विलिब्रियम टाइम पे इस भी कंसीडर नहीं करेंगे, और इसको अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा P, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोगों को टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि P टोटल क्या होगा 2P + P इक्वल टू 0.318, ठीक है। तो 3P इक्वल टू 0.318, तो P इक्वल टू 0.318 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.106। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है। अब अगर इसके Kp का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर है ना इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, यानी कि गैस का, सॉलिड का हम लोग 1 ले लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का क्या हो जाएगा 0.106 का 2 टाइम्स, ठीक है, 2 इंटू 0.106 का स्क्वायर इंटू 0.106 है ना। तो ये आपका लगभग 0.212 है ना, और इंटू इसका स्क्वायर इंटू 0.106। अब इसका अगर करेंगे 0.2 का स्क्वायर तो अप्रॉक्स 0.04 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से तो 0.004 आएगा। तो 0.004 आएगा, तो इसका मतलब है ना उसी के आसपास का आंसर ये हमको दिख रहा है 4.76 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए है ना। इसको आप 0.04 लिख दीजिए, इसको आप 0.1 लिख दीजिए, तो राउंड ऑफ में 0.004 है, तो उसी के आसपास का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड PCl5 डिसोसिएट इतना, ठीक है। इस तरीके से PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो रहा है। कह रहे इट वाज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम वेपर्स आर 62 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d n-1। यहाँ पे कैपिटल D जो है ना वो आपका ये जो कैपिटल D है वो आपका क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, और स्मॉल d हो जाएगा ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। अच्छा PCl5 को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो ये आपका PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है,
तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी हमेशा हम लोग कह रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है 62 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। इनडायरेक्टली हमको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ही दे दिया है। वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। तो हमको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दिया है यानी कि इनडायरेक्टली वो 62 दिया है ना। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करेंगे तो 2 किसका मोलर मास होता है, हाइड्रोजन का। तो वही हमको इनडायरेक्टली बोला है 62 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के 62 टाइम्स हैवियर यानी कि वो वेपर डेंसिटी दिया है, लेकिन वो मिक्सचर का दिया है। मिक्सचर का मतलब ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है। तो कैपिटल डी तो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल डी निकालने के लिए m थ्योरेटिकल बाई 2 यानी कि m थ्योरेटिकल कितना है आपका, PCl5 का मोलर मास निकाल लेंगे हम लोग, है ना। PCl5 का मोलर मास हो जाएगा 31 + 5 इंटू 35.5 बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 177 ये हो जाएगा आपका 208.5 समथिंग आएगा, है ना, बाई 2। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 104.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 104.25। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल डी का वैल्यू हमारा हो गया 104.25 माइनस 62 स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी 62 और n की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं 2 - 1। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 62 बचा आपका 42.25 अपॉन 62। ठीक है, और इंटू 1 तो ये अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 0.68। ठीक है, तो अगर परसेंटेज अल्फा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 68%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, इन विच केसेस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है तो उसके लिए टेम्परेचर घटाते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा एच हमारा 181 है, ठीक है, प्लस में 181 है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारे लिए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा किसके लिए, एक्सोथर्मिक लिए। तो ये एक्सोथर्मिक हमारा ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना। दूसरा तीसरा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और चौथा रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो 3 और 4 के लिए क्या है, एक्सोथर्मिक है ना। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा रिएक्शन, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, है ना, इंडिकेट चेंजेस विल कॉज द रिएक्शन प्रोसीड टू राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो पहला रिएक्शन बोल रहा है कि CO प्लस H2 में इज रिवर्सिबल CH4 प्लस O2 H2O। तो इसमें कह रहा है ऐड CH4 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। हमको कह रहा है कि राइट जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए पूछ रहा है। तो CH4 ऐड करेंगे तो राइट नहीं जाएगा, इनफैक्ट लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला नहीं हो पाएगा। दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं, कह रहा है कि N2+3H2 रिवर्सिबल टू NH3, कह रहा है रिमूव NH3। तो रिमूव NH3, अगर NH3 को हटाते जाओगे यानी कि जिस कंटेनर में आप जमा करते जा रहे हो NH3 को, उस कंटेनर को आप खाली करते जाओगे। तो खाली करते जाओगे तो क्या होगा, और ज्यादा, इन ऑर्डर टू फुलफिल द कंटेनर रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, राइट जाएगा। ठीक है, तो सेकंड के लिए राइट होगा, तो सेकंड हो गया हमारा करेक्ट। इसके बाद अगले वाले पेज में देखते हैं हम लोग। अगले वाले पेज में बोला जा रहा है कि जो थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड रिएक्शन में कह रहा है H2+F2 रिवर्सिबल टू HF, इसके लिए ऐड F2। तो अगर F2 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, यानी कि राइट जाएगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। BaO सॉलिड प्लस SO3 गैस रिवर्सिबल BaSO4 सॉलिड, है ना। देखो ऐसा है कि सॉलिड का एडिशन कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, सॉलिड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं,
तो BA इसमें राइट और लेफ्ट का कोई सेंस नहीं है, तो बस 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3 वाले रिएक्शंस के लिए ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड वेसल PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 Kp इज फाउंड टू डबल ऑफ Kc। कह रहा है Kp इक्वल टू 2 Kc, है ना। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है ना, व्हेन दिस इज अटेन्ड व्हेन, जब टेम्परेचर की वैल्यू कितना होगा, है ना। तो हमको ये तो पता होना चाहिए Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इसके लिए कितना हो जाएगा, PCl5, है ना। डेल्टा Ng अगर निकालेंगे तो 1 + 1 - 1 दैट इज 1 आएगा, है ना। RT की पावर क्या हो जाएगा 1, तो Kp कह रहा है 2 Kc के बराबर है, तो Kc RT के पावर 1, तो Kc और Kc कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो RT बराबर 2, है ना। तो T बराबर क्या हो जाएगा 2/R। ठीक है, अच्छा R की वैल्यू आप पढ़े होंगे, अप्रॉक्स में 1/12 होता है ना। लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन में लेंगे तो 2/R की जगह 1/12 रखेंगे तो अप्रॉक्स में 24 समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग केल्विन आएगा, है ना। तो 24 पॉइंट समथिंग केल्विन किस में है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या बोला जा रहा है, फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन N2O रिवर्सिबल टू NO2, फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन N2O4, है ना, N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। ठीक है, N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। ठीक है, इसके लिए कह रहा है Kp का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, Kp का एक्सप्रेशन, अल्फा का एक्सप्रेशन Kp और P के टर्म में निकालना है। इसके लिए मैंने आप लोग क्लास में करवाया हूँ, ठीक है, इसका डायरेक्ट आप याद रखिएगा 4α² इंटू P अपॉन 1 - α², डायरेक्ट Kp का एक्सप्रेशन। अब अल्फा का एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो निकाल लीजिए, Kp - Kp α² इज इक्वल टू 4α² इंटू P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, α² अगर कॉमन ले लीजिएगा तो Kp + 4P हो जाएगा इज इक्वल टू Kp। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा Kp अपॉन Kp + 4P का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो Kp अपॉन Kp + 4P, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लास में मैं करवाया हूँ 62। तो क्या बोला जा रहा है, फॉर द रिएक्शन 1 and 2 A रिवर्सिबल B + C, है ना, ये PCl5 जैसा है, तो PCl5 जैसा है तो PCl5 का मतलब इसके लिए अगर Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको मैं Kp1 बोल रहा हूँ, है ना, Kp1 ही बोला है पहले रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए α² इंटू P अपॉन 1 - α²। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन के लिए जो है वो N2O4 जैसा रिएक्शन है, N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4α² इंटू P अपॉन 1 - α²। कह रहा है कि दोनों का प्रेशर है ना अलग अलग है, तो बाकी जो अल्फा कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है ना, ए और बी का, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू सेम है और P1 की वैल्यू और P2 मतलब प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है, और Kp1 अपॉन Kp2 का जो रेशियो है वो कितना है 1:9। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे आई एम सॉरी, इसका रेशियो दिया हुआ है 9:1। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है P1/P2 का रेशियो क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको ये आपका α² 1 - α² कैंसिल, इसका रेशियो कितना है 9:1, इसका कितना हो गया P1 अपॉन 4P2। ठीक है, तो P1/P2 का रेशियो कितना होगा 36/1, तो ऐसा कौन सा आंसर है 36/1, ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोला जा रहा है, एट 300 केल्विन अ सॉलिड सब्सटेंस A dissociates according to the given reactions, A solid reversible 2B gas plus 3C gas। ठीक है, इसका कह रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 5 atm देन Kp फॉर द रिएक्शन, है ना। तो एक काम करते हैं, T = 0 पे मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को बताया है, T = 0 के लिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, सॉलिड को। ठीक है, इसको ये 0 आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसका 2P हो जाएगा, इसका 3P हो जाएगा। तो कह रहा है टोटल प्रेशर क्या होगा 2P + 3P बराबर कितना है 5, तो 5P बराबर 5, इसका मतलब P बराबर 1 atm। P अगर 1 atm आ गया तो इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर 2 × 1 बराबर 2, यहाँ पर 3 × 1 बराबर 3, है ना। तो Kp क्या हो जाएगा Pb कंसंट्रेशन या P पार्शियल प्रेशर ऑफ B का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा कितना 4 ×
27, ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब 108 तो इसका Kp आ गया है ना इस रिएक्शन का। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 2B गैस है ना प्लस 3C गैस रिवर्सिबल A सॉलिड। तो इसका मतलब इसका Kp डैश पूछ रहा है आपसे, तो इस रिएक्शन का उल्टा होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/108 है ना। इसी तरीके का ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 64। देखिए 4 मोल ऑफ NH4Cl सॉलिड इंट्रोड्यूस्ड इन एम्प्टी कंटेनर, वॉल्यूम 8.21 लीटर है एंड हीटेड 400 केल्विन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, इस तरीके का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है NH4Cl सॉलिड रिवर्सिबल NH3 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, अब इसमें कह रहा है Kp का वैल्यू दिया हुआ है 4 atm का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है Kp दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल प्रेशर, अगर हम लोग बात करें इसका टोटल प्रेशर क्या है, इसका टोटल प्रेशर P है, इसका भी टोटल प्रेशर P है। तो P टोटल यानी कि अगर मान लो कि अगर हम इसमें इस तरीके से करें Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, क्या हो जाएगा P इंटू P इक्वल टू 4, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 atm, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 2 atm, इसका भी और इसका भी हो जाएगा 2 atm। ठीक है, और अगर P इक्वल टू हमारा 2 atm हो गया तो अब हम यहाँ से हमको टोटल प्रेशर निकल जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर 2 + 2 यानी कि 4 atm। ठीक है, तो टोटल प्रेशर भी 4 atm है और Kp की वैल्यू भी 4 atm है। तो अब अगर हम लोग Pv इक्वल टू nRT लगा देते हैं, ठीक है, और अगर मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल्स A है, इसका 0 और इसका इनिशियल मोल्स इक्विलिब्रियम पर A-X है, इसका X है और इसका भी X है। ठीक है, तो अगर हम लोग Pv इक्वल टू nRT लगाएंगे तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू V टोटल अपॉन R इंटू T टोटल ही होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग Pv इक्वल टू nRT में देखते हैं तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एन टोटल कितना आएगा, एन टोटल आपका आ जाएगा P कितना है, P आपका 4 atm टोटल था, वॉल्यूम टोटल 8.21 लीटर था और R की वैल्यू 0.0821 है ना, इंटू और इंटू आपका ये हो जाएगा टोटल टेम्परेचर 400 केल्विन। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, एन टोटल क्या हो जाएगा 1 मोल। एन टोटल क्या था, x + x बराबर 2x बराबर 1 मोल, तो x कितना हो जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl लेफ्ट। अब इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो A की वैल्यू कितना है बेटा, A की वैल्यू तो 4 मोल है इनिशियल मोल्स है ना, यहाँ पर भी कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 माइनस x की वैल्यू कितना है 1/2, तो 4 - 1/2 कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या बोला जा रहा है कि 2Ab2 है ना, रिवर्सिबल ये गैस है, रिवर्सिबल 2Ab गैस प्लस B2 गैस है ना। वैसे ये आपका 2SO3 वाले रिएक्शन का ही टाइप है, 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2 है ना, इस टाइप का ही है, विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड विच इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है ना। और इनिशियल प्रेशर जो है Kp एंड इनिशियल प्रेशर P है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को इक्विलिब्रियम प्रेशर यानी कि इक्विलिब्रियम प्रेशर टोटल हमारा कितना हो गया P। ठीक है, इनिशियल नहीं, टोटल आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना हो गया P। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे कि इसके Kp का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो t = 0 पे इसका इनिशियल A0 होगा, इसका 0 t = t टाइम पे इसका A0 - x है ना, और इसका A0 - इसको अल्फा के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे A00 A - A अल्फा, यहाँ A अल्फा, यहाँ A अल्फा/2। ठीक है, तो यहाँ पर Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो A अल्फा। ठीक है, टोटल मोल्स अगर हम लोग निकालेंगे तो पहले हम लोग यहाँ टोटल मोल्स निकाल लेते हैं, A - A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा/2, तो यहाँ A अल्फा कैंसिल हो गए, A कॉमन 1 + अल्फा/2। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताया हूँ किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा
इसके पावर ए अल्फा के पावर 2 इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए अल्फा बाई 2 के पावर इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 अपॉन ए माइनस ए अल्फा के पावर इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। अब पावर में ऊपर में 3 है, नीचे में पावर कितना है, नीचे में पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर को मैनेज करने के लिए टोटल मोल्स रखते हैं, ए प्लस ए अल्फा बाई 2, ये हो गया हमारा टोटल मोल्स। और यहाँ पे टोटल प्रेशर के पावर भी उतना ही रखते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर के पावर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ केपी आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में हम लोग अगर ए को हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 का पावर 1 इंटू टोटल प्रेशर पी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव करके निकाला है। अब मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, यानी यूनिटी से 1 से बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग फिर से ये पेज में आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हटा दीजिए बस इसको, ये 1 ले लीजिए, ठीक है, इसको भी आप क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, केपी का जो एक्सप्रेशन होगा अल्फा, ठीक है, इसको देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर पी, और बाकी नीचे वाले को हम लोग हटा दिए। तो बस केपी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो केपी क्या हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब इंटू पी अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू पी अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है द के वैल्यूज फॉर HPO4 माइनस डबल माइनस एंड HSO3 माइनस 1 आर 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 13 एंड 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, है ना। HPO4 पे डबल माइनस, ठीक है, इसके लिए के दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग आयोनाइज करेंगे तो एक H प्लस निकल जाएगा इसमें से, है ना, और ये बहुत ही वीक होगा, और इस पे PO4 पे आपका 3 माइनस होगा। इसके लिए आपका K दिया है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 13, ठीक है, और इसका एक दिया हुआ है आपका HSO3, ठीक है, HSO3 माइनस है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा H प्लस और SO3 पर डबल माइनस, ठीक है। इसके लिए K दिया हुआ है आपका कितना 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है। तो ये 10 पावर माइनस 8 का ऑर्डर है, ये 10 पावर माइनस 13 का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है इसका K ज़्यादा है ना, K ऑफ HSO3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, K ऑफ HSO3 माइनस इज ग्रेटर देन K ऑफ, है ना, HPO4 पे डबल माइनस। यहाँ से तो हम लोगों ने ये बात क्लियर कर लिया। अब इसमें देखिए, ये अगर एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, तो ये भी अगर एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है और वीक एसिड का हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। तो अगर HPO4 माइनस जो है ना, HPO4 मतलब इसमें, और एसिड की बात करें तो HSO3 माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये थोड़ा वीक एसिड है। तो कह रहा है कि देयरफॉर इट फॉलोज द HPO4 डबल माइनस इज डैश डॉट 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 क्या एसिड, कौन सा एसिड है, ये आपका वीक एसिड है ना। कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो ये पहला वाला डॉट डॉट जो है उसमें वीक वाला आएगा, और फिर कह रहा है कि अगर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो कह रहा है PO4 ट्रिपल माइनस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देन क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला वाला जो डॉट डॉट पहला वाला डॉट डॉट है इसमें क्या आएगा, इसमें वीक आएगा, और दूसरा वाला जो डॉट डॉट है उसमें क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। किसके कंपेयर में, SO3 डबल माइनस के कंपेयर में, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहले में वीक बोला है, वीकर, दूसरे में स्ट्रॉन्गर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला जा रहा बियर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं बेटा, है ना, बियर का पीएच बहुत कम होता है, ठीक है। कह रहा है कि बियर का जो पीएच है वो आपका कितना है 4.3। तो कह रहा है व्हाट इज द H3O प्लस, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे H प्लस ही पूछ रहा है। H3O प्लस और H प्लस दोनों एक ही चीज है ना, ज्यादा आपको लार टपकाने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। बस यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है और ज्यादा आगे नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4.3 होगा, तो 4.3 होगा पीएच, तो इसका H प्लस जो है, इसका H प्लस क्या हो जाएगा, 4.3 को हम लोग 5 माइनस लॉग
क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 5 माइनस इसको 0.7 लिख सकते हैं। तो log कौन सी की वैल्यू 0.7 होती है बताइए, ये कौन सी वैल्यू होती है, log 5 होती है। तो अगर इस फॉर्मेट में होता है तो मैंने आपको बताया था कि H प्लस को हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, सीधा 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोला जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2HCl pH3 एंड pH5 दोनों को मिक्स कर दिया गया है। व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, कुछ बच्चे करेंगे 3 + 5 बराबर 8, है ना, 8 तो ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। कुछ लोग करेंगे 3 + 5/2 कितना होता है 4, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा, है ना। करना क्या है, देखिए कह रहा है कि pH बराबर 3 और दूसरा है pH बराबर 5, इसको मिक्स कर देते हैं एक सोल्यूशन में, है ना। तो आपका जो सोल्यूशन बनता है उसका आपको फाइनल pH बताना है। ये दोनों क्या है, आपका HCl है ना। तो डायरेक्टली हम लोग एवरेज भी नहीं लेते हैं, डायरेक्टली जोड़ भी नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसका कह रहा है कि वॉल्यूम मान लेते हैं V है, इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक है। कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं इक्वल वॉल्यूम है तो 100 ml मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, V भी मान सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बेटा H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻3, और इसके लिए H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻5। इसको हम लोग C1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग C2 लिख सकते हैं। तो जब आपको pH निकालना है तो H प्लस निकालना पड़ेगा, यानी कि C फाइनल निकालना पड़ेगा। तो C फाइनल निकालने के लिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल मोलैरिटी या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना पड़ेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ इंटू 100 कर लीजिए वॉल्यूम, और 10⁻⁻5 इंटू 100 कर लीजिए वॉल्यूम, अपॉन 10⁻⁻5 अपॉन 100, 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻5 इंटू 100, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.1 और यहाँ से आएगा आपका 0.10⁻³ आ जाएगा ना, 10⁻³ आएगा, नहीं 10⁻³ आ जाएगा अपॉन 200, ठीक है। तो H प्लस जो होगा, H प्लस आपका हो जाएगा 0.1 प्लस 0.001 अपॉन 200, ठीक है। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं लगभग में, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.1/200, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1/2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻4, ये H प्लस फाइनल हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज में जाते हैं, H प्लस क्या है 5 इंटू 10⁻⁻4, तो pH क्या हो जाएगा 4 माइनस log 5, 4 माइनस log 5 कितना होता है 4 माइनस 0.7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स कितना 3.3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, कैलकुलेट द pH ऑफ, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, pH ऑफ सोल्यूशन of H2SO4 is 1 assuming complete ionization find the molarity of H2SO4 solution। बहुत आसान है क्वेश्चन बेटा। H2SO4 जो है ना इज इक्वल टू, ये 100% आयनाइज होगा तो 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में है। इसमें कह रहा है pH बराबर कितना दिया है बेटा, pH बराबर आपका 1 है, तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस जो होगा वो 10⁻⁻1 होगा, ठीक है। H प्लस बराबर 10⁻⁻1, यही होता है बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी हमारा कितना हो गया 10⁻⁻1, तो हमसे मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई वैलेंसी फैक्टर, है ना। नॉर्मेलिटी 10⁻⁻1 0.1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 का 2, ये हो जाएगा 0.05 मोलर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ अ गिवन मिक्सचर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया गया इस बार। अब इसमें कह रहा है कि 0.01 m 2 लीटर H2SO4 एंड 0.02 m 3 लीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका Kw की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। तो अब पूरा का पूरा स्केल चेंज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बदल गया और उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग Kw की वैल्यू अलग से दिया हुआ है, ठीक है, और लॉग की वैल्यू भी दिया है। तो अब हमको क्या करना है, कह रहा है एसिड और बेस का मिक्सचर करना है, ठीक है। तो H2SO4 है और BaOH होल ट्वाइस है, तो ये क्या होता है बेटा, ये आपका BaSO4 बनेगा और 2H2O बनेगा, ठीक है।
अब ये हमारा एक तरीके का एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका N1V1 निकालते हैं, फिर उसके बाद इसका N2V2 निकालते हैं। जो ज़्यादा होगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर एसिड का मिली मोल्स ज़्यादा होगा, मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा या इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा तो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि N1 की वैल्यू कितनी है, N1 निकालोगे तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी है आपका 0 × 10⁻⁻2 है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर है H2SO4 का, वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर है आपका 2। ठीक है, इसका हो जाएगा 2, तो 2 × 10⁻⁻2 ये हो जाएगा N2। V1 कितना है, 2 लीटर। ठीक है, N2V2 कितना होगा, N2 कितना होगा इसका 2 × 10⁻2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका भी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻2। V2 कितना हो जाएगा बेटा इसका, V2 निकालने के लिए इसका V2 तो दिया हुआ है 3 लीटर। तो अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, N1V1 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻2 यानी कि 4 × 10⁻2। और यहाँ N2V2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4 3 12 × 10⁻2। ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है तो बेस है भैया, तो बेस है तो हमारा बेस डोमिनेट करेगा सोल्यूशन के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, OH माइनस नेट निकालेंगे। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमको जो बड़ी वैल्यू होती है उसके मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट में से हमको छोटी वैल्यू का मिली इक्विवेलेंट माइनस करना होता है। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो 12 × 10⁻2 माइनस 4 × 10⁻2 डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितना भैया, 2 लीटर प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 लीटर, 5 लीटर। लीटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊपर में हम लोग इक्विवेलेंट लिए हैं तो यहाँ लीटर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 - 4 8 × 10⁻2 अपॉन 5, 8/5 कितना होगा आपका 1.6। ठीक है, इंटू 10⁻2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16 × 10⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका OH माइनस कंसंट्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या बोला, OH माइनस कंसंट्रेशन क्या आ गया भैया 16 × 10⁻3। तो POH कितना आएगा 3 - log 16। log 16 कितना होगा, log 16 निकाल लोगे तो log 16 यानी log 4 के पावर 2 यानी कि 2 log 4 है ना। log 4 हो जाएगा आपका 0.6 होता है 0.6 होगा, और इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, है ना। तो 3 - 1.2 दैट इज आपका 1.3 - 1.8 आ जाएगा। तो ये तो हमारा POH हो गया। अब जो हमारा स्केल हो गया बेटा, KW की वैल्यू कह रहा है 10⁻⁻12 हो गया, तो जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो स्केल चेंज हो गया हमारा। स्केल चेंज हो गया यानी कि अब जो हमारा स्केल होगा वो 0 से लेके 12 होगा, 6 पर हमारा एसिडिक होगा। अब जो स्केल चेंज हो गया यानी कि KW इतना है तो PKW कितना होगा, PKW 14 होगा, यानी कि PH प्लस POH के बराबर जो होगा वो आपका 14 नहीं होगा, आई एम सॉरी, PKW हो जाएगा आपका 12। तो PH प्लस POH बराबर 14 बराबर PH प्लस POH इक्वल टू 12। तो POH की वैल्यू हमको पता है, तो PH बराबर क्या हो जाएगा 12 - 1.8। तो 12 - 1.8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 10.2 आ जाएगा हमारा आंसर PH। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, द pH वैल्यूज ऑफ 0.1 m सोल्यूशन HCOONA। ठीक है, उसके बाद HCOOH, उसके बाद इसको 1 बोला गया है, इसको 2 बोला गया है, इसको 3 वाले में क्या बोला गया है CS3COONH4 है ना, और 4 वाले में क्या है, 4 वाले में NaOH है, और 5th वाले में क्या है, 5th वाले में HCl है। कह रहा है कि pH वैल्यू का ऑर्डर क्या है, सबका कंसंट्रेशन सेम है ना। देखो एक तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका सॉल्ट है ना, और ये आपका वीक एसिड है, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे वीक एसिड किसका हो जाएगा, सबसे कम pH दो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा। ठीक है, इसका लगभग आपका 13 के आसपास आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा तो आपका 4 हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस में। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बाद आपका देखिए एसिड तो सबसे लास्ट में जाएगा, है ना, तो सबसे ज्यादा 4 और सबसे कम जो होगा वो आपका 5 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा 4 और सबसे कम जो होगा 5 होगा, तो सबसे ज्यादा 4, तो ये ऐसा ऑप्शन A है और ऐसा ऑप्शन B है। ठीक है,
तो अब 50-50 तो हो गया, सी और डी खत्म। अब इन तीनों में हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो है ना वो बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, और ये भी है आपका सॉल्ट है, लेकिन ये वीक एसिड और ये वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो ये वीक एसिड वीक बेस से सॉल्ट बना हुआ है, तो इसमें के और केबी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है इसका पीएच, क्योंकि इसका पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू 7 + 1/2 है ना, पी के ए माइनस पी के बी। तो बेटा ऐसा होता है कि अगर आपको डेटा नहीं पता है तो बस आप इतना समझ जाओ कि इसका लगभग सेम होता है ना, लगभग सेम होता है। तो ये 7 से थोड़ा सा ही कम, थोड़ा सा ज्यादा होता है या थोड़ा सा कम होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, तो बस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये 7 से बहुत ज्यादा आएगा, और ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 के बाद आपका क्या आएगा, 1, 4 के बाद आपका 1 आएगा, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। उसके बाद सॉल्ट है ना, सॉल्ट में आपका ये हो जाएगा 3। उसके बाद वीक एसिड का पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि 2, और सबसे कम जो पीएच होगा आपका किसका, 5 का, ठीक है। तो 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Hello everyone, welcome to the solution of organic chemistry of your ANTS PT3. Starting with question number 72. पूछा गया है आपसे which of the following represents the correct order of stability of given carbocations. Now the thing is these carbocations that are given to you काफ़ी familiar होंगे आपके लिए because ये हमारे कोर्स में बार बार आते ही रहते हैं, right? The first one easily recognizable benzyl carbocation, right? जिसमें हम सब जानते हैं resonance stabilized है ये. Now, if you look at the second one of the most common examples of an anti-aromatic ring, anti-aromatic compound है, यानी कि इसका stability बहुत ही कम होगा, ये highly unstable है, right? और थर्ड वाला जो दिया गया है हमें वो है ट्रोपिलियमाइन, इसका नाम ट्रोपिलियमाइन, और ये एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक होने की वजह से ये एक्सेप्शनली स्टेबल। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो जाएगा हमारा एरोमेटिक, यानी कि 3। उसके बाद अगर हम देखें सबसे अनस्टेबल हो जाएगा हमारा नंबर 2, बीच में आ जाएगा हमारा 1। तो 3 1 2 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। अब कार्बन आयन का जब बात आता है तो हम जानते हैं कि कार्बन आयन होता क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए हमें ऑप्शंस में अगर दिया है CH3 CH2, अब इसमें अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वो आएगा आपका sp3, राइट। अगर हम सेकेंड ऑप्शन में देखें इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, थर्ड ऑप्शन इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो एक कार्बन जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन फिर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम जानते हैं कि जब एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो उसका एबिलिटी टू कैरी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, राइट। नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबल रख सकता है। तो अगर हम देखें यहां से यहां तक ऑप्शन डी को इग्नोर किया जा सकता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इधर से इधर अगर हम देखें तो s कैरेक्टर बढ़ रहा है, s कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ गया तो यहाँ पे आउट ऑफ all the options given to us, this carbon is the most electronegative, and that is why its ability to carry the negative charge is highest, और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही होगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। वापस इस बार हमें पूछा है सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन अगर हम देखें तो हम एल्कीन में यहाँ पे अगर 4 ऑप्शंस को देखने से ही पता चलता है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, ऑप्शन डी में एक पाई बॉन्ड है। अगर ऑप्शन बी और सी में देखा जाए तो बी और सी में दिखाई देता है कि हमें 2 ऑल्टरनेटिंग पोजीशंस पे पाई बॉन्ड आ रहे हैं या डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, जिसका मतलब इनके बीच में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू ऑप्शन ए एंड डी। बिटवीन बी एंड सी हाउएवर अगर हम देखते हैं तो बी में इस एक जो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड है उसके पास अल्फा एच ज़्यादा है कंपेयर टू ऑप्शन सी। तो देयरफॉर हम 74 में डायरेक्टली बोल सकते हैं द कॉन्जुगेटेड डाइन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द वन विद मोर स्टेबिलिटी। क्लियर? तो सॉरी, द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी
the most stable carbocation is going to be B. Okay, 74 का आंसर B है. Next, 75. The decreasing order of stability of ions. The decreasing order of stability of ions. यहाँ पे हमें पूछा है, तो यहाँ पे हमें देखा जा सकता है कि 1, 2 and 3 तीनों में ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो we are asked to compare the stability of carbocations. Now, अगर हम देखते हैं 1 में एक कार्बोकेटाइन है जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है. नंबर 2 में कार्बोकेटाइन के बगल में यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है और 3 में कार्बोकेटाइन के साथ. नाउ अगर हम देखें ये ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपना प्लस M इफेक्ट देके इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है. यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट साइड कंपेयर करके फायदा है नहीं, तीनों में ही मिथाइल है, तो वी जस्ट कंपेयर द ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल अपना प्लस आई ही दे सकता है, राइट. और यहाँ पे ये ग्रुप कार्बोकेटाइन को अपना माइनस आई देगा. माइनस आई से वो डिस्टेबलाइज करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज करेंगे. लेकिन हम जानते हैं कि प्लस एम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई, राइट, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमारा 2 होने वाला है, फिर 1 और लास्ट में 3. तो 2, 1, 3 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो वो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 76. 76 में पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. अब प्लस आई इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, राइट. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम देखें तो किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज वो कैरी कर रहा है तो हमेशा वो प्लस आई इफेक्ट ही एग्जिबिट करेगा, राइट. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं मैक्सिमम में तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है. अब यहाँ पे हमें और किस बारे में सोचना है, वो ये है कि हमारे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है. क्योंकि अगर वो एटम अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपना नेगेटिव चार्ज को खुद ही स्टेबलाइज कर देता है, तो इसका मतलब वो डोनेशन का टेंडेंसी कम होगा. लेकिन अगर एक कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं रख रहा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होगा, राइट. और इसी चीज को याद रखते हुए तो हमें ऐसा ग्रुप्स ढूंढना है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो. अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया किसी भी तरीके से तो उसका प्लस आई इफेक्ट कम जाएगा. ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं क्या करके. ऑप्शन ए में जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला CO माइनस दिया है और उसके बाद O माइनस दिया है. इसी बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि ये गलत है. क्यों? क्योंकि O माइनस में यहाँ पे स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे O माइनस में कोई CO में बेसिकली मैं बोल रहा था कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है लेकिन ऑक्साइड में नहीं होगा. तो राइट, तो इसमें ये वाला ऑर्डर गलत है. ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन बी को देखें. ऑप्शन बी में अगर हम देखें CH2 माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा कंपेयर टू O माइनस, बिल्कुल करेक्ट. और O माइनस का जैसे कि हमने पहले ही बोला था प्लस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. और लास्ट में आ रहा है हमारा ऐसा ग्रुप जिस पे कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका प्लस आई इफेक्ट तो सबसे कम होना ही था. तो ऑप्शन बी में देयर इज नो इशू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑप्शन सी को भी बारे में भी अगर हम बोलते हैं, ऑप्शन सी में मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट किसी ऐसे ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे ज्यादा नहीं हो सकता. वो न्यूट्रल में काफी हाई है, न्यूट्रल कंपैरिजन में, न्यूट्रल ग्रुप्स के कंपैरिजन में, बट इट कैन नॉट बी, द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप कैन नॉट बी हायर देन द नेगेटिव स्पीसीज. ओके, सो सी गलत है. ऑप्शन डी के बारे में भी अगर हम सोचें, वापस सेम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. अ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इज प्लेस्ड अबव or placed stronger than nitrogen carrying a negative charge. Again, this cannot be right. So final answer is option B. Okay? अगला क्वेश्चन देखें, नंबर 77. बताइए, consider the following compounds. Radicals दिए गए हमें और हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है. अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम सब जानते हैं क्या चाहिए हमें चाहिए अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. अब पहला वाला कंपाउंड अगर हम देखें, ये दिया हुआ है, राइट. अब ये रेडिकल दिया हुआ है. अब इसमें इस तरफ एक बेंजीन रिंग लगा के रखा है, फेनाइल ग्रुप लगा के रखा है और इधर एक टर्शियरी कार्बन है. लेफ्ट साइड में जो अल्फा कार्बन है उस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ जो अल्फा डैश है उस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल जीरो आ रहा है, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. सेकेंड जो कंपाउंड बना के रखा है PH, CPH, फिर PH,
तीन तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिया। फिनाइल ग्रुप में आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन थर्ड वाला जो दिया हुआ है कंपाउंड हमें, उसमें एक बाइसाइक्लो ग्रुप, उसमें रेडिकल इधर मिथाइल। अब जैसे देख सकते हैं कि इस अल्फा कार्बन पे अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, राइट, और इस अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा। तो आंसर हैज टू बी 3 ओनली। 3 ओनली मतलब क्या? ऑप्शन डी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78 बोला गया है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप देखें तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये रहा हाइपर कॉन्जुगेशन में एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है मैंने एक CH2 कार्बोकैटायन के साथ, राइट। अब हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होता है। कार्बोकैटायन में हो सकता है, रेडिकल में हो सकता है, या फिर किसी अल्कीन में भी। अब इन तीनों ही केसेस में आप देखिए, हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराते हैं किसके साथ? इस कार्बन पे प्रेजेंट जो ऑर्बिटल है उसके साथ। अब यहाँ पे इन तीनों को ही चेक कर लीजिए आप, इन तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 आ रहा है। sp2 आ रहा है मतलब क्या? दे आर इन्वॉल्व्ड इन 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड द फोर्थ ऑर्बिटल दैट इज अ प्योर p orbital which is vacant in this case, half filled in this case and again half filled but also sharing in this case। तो इन तीनों ही केसेस में एक p ऑर्बिटल है जिसके साथ हमारा कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे, राइट, और वो किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? यहाँ पे p। इसका मतलब आंसर होना चाहिए सिग्मा p orbital, right, which is given in option number B। Next question is question number 79। Lowest pKa is associated with। Now हम जानते हैं pKa is inversely proportional to acidic strength। Inversely proportional to acidic strength मतलब क्या? जो कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही कम होगा उसका pKa। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 बेंजोइक एसिड और उसके सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स दिए गए हुए हैं और पूछा गया है कि किसका pKa लोएस्ट है, यानी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द एसिड विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम जानते हैं कि बेंजोइक एसिड के साथ अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं तो वो उसके कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा बेंजोएट उसको स्टेबलाइज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। अब तो वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, जस्ट प्योर बेंजोइक एसिड। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आप मिथाइल रखा है लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो यहाँ पे OCH3 विच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगेन हैज अ प्लस m इफेक्ट। नाउ ऑप्शन सी में अगर देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन प्लस m भी शो कर सकता है, माइनस i भी कर सकता है, लेकिन उसका माइनस i डोमिनेंट होने की वजह से हम उसको एज अ होल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से फाइनल आंसर option C should be the strongest among the 4 acids given to you। Okay, 79 का C। Coming to the next question। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पूछा गया है which of the following chemical systems is non-aromatic। अब ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन शुड बी 4n+2, राइट। अब अगर हम ऑप्शन ए में ही देखते हैं, ऑप्शन ए अगर देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तो है बट देयर इज नो चार्ज और रेडिकल ऑन दिस कार्बन, राइट, जिसका मतलब ये कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि एंटायर रिंग इज नॉट कॉन्जुगेटेड। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, यानी कि ये नॉन एरोमेटिक है, राइट। तो वही पूछा है हमसे, ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी बेंजीन है विच इज लाइक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ऑप्शन सी इज नैप्थलीन अगेन विद 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आल्सो एरोमेटिक एंड दिस इसको आप थायोफ्यूरान भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको 2 पाई बॉन्ड तो दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर में से एक जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ओवरऑल, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज। यहाँ पे वापस से हमसे सिमिलर तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोकैटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन यहाँ पे हम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं। अगर हम चेक करेंगे तो मेरा ऑप्शन ए तो आ जा रहा है एंटी एरोमेटिक,
दिखाई दे रहा होगा आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऑप्शन बी में मेरे को कार्बन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, बट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज टू फार, दैट इज व्हाई दे आर नॉट, देयर इज नो कॉन्जुगेशन इन दिस मॉलिक्यूल, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगेन कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, इसमें बस एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ओनली स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन फ्रॉम 4 अल्फा हाइड्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशंस। नाउ जस्ट ऑप्शन डी ही एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देगा, वो भी पाई बॉन्ड के साथ, दो पाई बॉन्ड के साथ, करेक्ट, जिसका मतलब 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आता है। 82 में पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए तो CH2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ एक C डबल बॉन्ड O H लगा दिया है, फिर CH नेगेटिव के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट में राइट। अब अच्छा ऑप्शन डी, इसमें आपको सबसे दूर तो भागना चाहिए ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि ऑप्शन डी में कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। ये एक प्राइमरी कार्बन आयन है विच इज फेयरली स्टेबल कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बट बाकी के कंपैरिजन में तो इसका आसपास भी नहीं है इसका स्टेबिलिटी। अगर हम बाकी को देखना शुरू करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ एक -m ग्रुप, और -m ग्रुप एक अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर की वजह से एक कार्बन आयन को हमेशा स्टेबलाइज करता है थ्रू रेजोनेंस, राइट। अब यहाँ एक -m ग्रुप है, इस कंपाउंड में अगर देखें तो 2 -m ग्रुप है, और ऑप्शन सी में अगर देखा जाए तो 3 -m ग्रुप दिखाई देंगे आपको। अब जितने ज्यादा -m ग्रुप्स उतना ज्यादा एसिडिक, जितने ज्यादा -m ग्रुप उतना ज्यादा कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, बिकॉज उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो, इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। क्या बोला गया, विच डज नॉट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब हमसे पूछा गया है किसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन। एक एक करके देखते हैं सारे ऑप्शंस को। यहाँ पे अगर देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद Cl, मेरे को बताइए एक Cl का लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये तो कॉन्जुगेटेड है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ मूव कर सकता है। ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी कॉन्जुगेटेड है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में अगर आप देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देयर इज ओनली वन double bond which is not connected to any sp2 hybridized carbon, or we can just say कि it is connected to sp3 hybridized carbon, यानी कि यहाँ पे बस एक ही चीज हो सकता है जिसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बट नॉट कॉन्जुगेशन। इसका मतलब अगर हमसे पूछा गया है कि जिस कौन सा है जो कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में अगर क्लियरली देख सकते हैं वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा। 84 को देखिए, 84 में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन फॉर दीज कंपाउंड्स। पिरिडीन में अगर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो यहाँ पे 6 आता है। यहाँ पे आपको लोन पेयर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोन पेयर इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट पैरेलल टू द p ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द रिंग, जिसकी वजह से हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि इसके पास कितना 6 हो जाएगा। पायरोल के पास भी 6 होता है, क्योंकि इस बार नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, लेकिन क्या कहते हैं ये किसी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये लोन पेयर इनके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फ्यूरैन वेरी सिमिलर, वी जस्ट रिप्लेस नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, इट बिकम्स फ्यूरैन, उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन तो सबको जानता है 3 पाई बॉन्ड की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक भी कंपाउंड नहीं है जिसमें 6 को छोड़ के कोई और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सारे के सारे एरोमेटिक, सबके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर शुड बी 4 times 6, which is option number C. 85. Which of the following is aromatic? एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या कहते हैं? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10 या फिर इस AP में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम 85 को देखें, ऑप्शन A इज नॉट साइक्लिक, सो आई वोंट इवन लुक ट्वाइस। ऑप्शन B अगेन अगर हम देखें, यू कैन सी ऑप्शन B में you may be able to find 6 pi electrons which may lead you to believe that this might be aromatic, but बीच में एक sp3 hybridized कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से पूरा रिंग कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ऑप्शन सी को देखिए, द डायग्राम इज अ लिटिल डिस्टॉर्टेड,
but still you should be able to make out that this is cyclopropenyl cation. This is cyclopropenyl cation. That means हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और साइक्लिक तो है ही, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है। और अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो यहाँ पे बस यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब ये एरोमेटिक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 86, स्टार्टिंग विद सेक्शन बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्लेनर कंपाउंड। नॉन प्लेनर पूछा है हमें। नॉन प्लेनर अगर देखें यहाँ पे, दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन ए में सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इसका मतलब ये प्लेनर बेंजीन रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑप्शन बी नैप्थलीन, इसमें भी सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एरोमेटिक है, प्लेनर है, एक्सेप्शनली स्टेबल है, कोई इशू नहीं। ऑप्शन सी को देखें। ऑप्शन सी इज एन 8 मेंबर्ड रिंग, जिसको हम बुला सकते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, और इनमें कॉन्जुगेशन की वजह से ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, राइट। बट द थिंग इज, अगर वो एंटी एरोमेटिक हो गया यानी कि उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, एक्सेप्शनली लो, बहुत कम हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी। तो अपने स्टेबिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ये अपना प्लेनैरिटी लूज कर देता है एंड इट कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म, जिससे कि वो ना कॉन्जुगेटेड रहे ना एंटी एरोमेटिक, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। और ये नॉन एरोमेटिक बनने के लिए यानी कि अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये अपना प्लेनैरिटी लूज कर देता है। तो अगर हमसे पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगर ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें यहाँ एक पाई बॉन्ड है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज। अब this is a conjugation between a double bond and a vacant orbital which is present in the form of a carbocation. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इस तरफ शिफ्ट होता है तो this converts to, right, and this is perfectly matching with the option A and ये yes ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो आंसर तो A ही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कीटो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक इनॉल, तो ये तो टॉटोमर्स हैं। टॉटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी को अगर देखें तो ये तो बस एक 90 डिग्री टर्न है, तो दीज टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। और ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में तो इन दोनों कंपाउंड्स का DOU भी सेम नहीं है, तो दे कांट बी रेजोनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ईच अदर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी अलग है इनफैक्ट, राइट। तो 87 कांट बी द आंसर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पूछा गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल डेरिवेटिव्स। ओके, हम जानते हैं कि फिनॉल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल फिनॉल से ज़्यादा होता है, और अगर रिंग के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होता है। ओके, सो वी जस्ट नीड टू क्लासिफाई द 4 ग्रुप्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर हम देखें सबसे पहले वाले कंपाउंड में दिया हुआ है CH3, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ +I एंड +HC, राइट। फिर दिया हुआ है क्या, Cl, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही बोलते हैं। इसके पास -I और +M है जिसमें -I डोमिनेट करता है। फिर है OCH3, OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +M और -I। और NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि -M और -I शो करता है। अब अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर देखा जाए तो इसमें -I डोमिनेटिंग है, इसमें डोमिनेटिंग -M है। जानते हैं -M ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इफेक्ट है, जिसकी वजह से जिसमें NO2 है यानी कि S शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद बाकी दोनों में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब Q आना चाहिए नेक्स्ट। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर देखा जाए इसमें जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो है +HC, इसमें जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो है +M। तो +HC इज ऑब्वियसली वीकर देन +M। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा OCH3 वो वीकर और ज़्यादा वीकर एसिड होगा, यानी कि R शुड बी द वीकेस्ट और R से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए P, राइट। तो फाइनल ऑर्डर शुड बी
SQPR. SQPR is there in option number C. यही होगा हमारा आंसर. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी. तो यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप्स का नाम बोला गया है और पूछा गया है कि कौन सा सब करेक्ट ऑर्डर है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का. तो सबसे इजी तरीका जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि जिस फंक्शनल ग्रुप के नाम में एसिड है वही ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके नाम में एसिड नहीं है. आप मेरे को बताइए, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सल्फोनिक एसिड, और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सल्फोनिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट, बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर इट्स कॉन्जुगेट बेस. और अगर आपको वो भी याद नहीं हो तो यू कैन रिलेट इट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. आप सोच सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड, right, and sulfonic acid is a derivative of sulfuric acid. Obviously sulfuric acid is a stronger acid than carbonic acid, तो इस एक just एक another perspective of looking at it. तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? सबसे स्ट्रॉन्गर तो होता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी बचा एक तरफ एक तरफ PHOH है जो कि फिनॉल है, और उसके बाद है PHCH2OH जो कि अल्कोहल है. तो हम जानते हैं कि फिनॉल्स आर more stronger acids than alcohols, right? So this should be the order which is there in, if we look for it, yes, option number D. Okay, number 90, the decreasing order of basicity of following aniline derivatives. Okay, good question actually. ये देखिएगा, अगर आप NH2, हम जानते हैं एनिलीन एक बेस की तरह काम कर सकता है. अब हमने यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हैं वो लगाए हैं हमने मेटा पोजीशन पे. मेटा पोजीशन पे अगर हम लगा रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, यानी कि कॉन्जुगेशन बोलो, +M -M या हाइपर कॉन्जुगेशन, दोज इफेक्ट्स विल नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन. आई वोंट से वोंट वर्क, बट इट वोंट बी इफेक्टिव एट मेटा पोजीशन, राइट. अब अगर हम देखें, यहाँ पे हम एक केस में लगा रहे हैं मिथाइल, फिर दूसरे केस में लगा रहे हैं हम इथाइल, फिर एक केस में हम लगा रहे हैं आइसोप्रोपाइल, और फिर हम एक केस में लगा रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल, राइट. अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस पोजीशन से अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो वी कैन ओनली लुक एट इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो इन चारों में सबसे ज़्यादा होगा टर्शरी ब्यूटाइल का, राइट. तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को और उतना ज़्यादा उसको मोटिवेट करेगा डोनेट होने के लिए. यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए हमारा ऑप्शन S, और S से स्लाइटली वीकर होना चाहिए IPR वाला, ये हमारा S है. S के बाद आना चाहिए आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल वाला है ऑप्शन मार्क किया हुआ है एज R. फिर इथाइल वाला मार्क किया गया है Q, और ये P, राइट. तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए S R Q and then P. SRQP. SRQP is option number B. Okay. लास्ट में पूछा गया है which of the following alkenes is most stabilized. तो most stabilized चेक करने के लिए we will have to look at it through the perspective of hyperconjugation, which basically is to calculate the number of alpha H. तो ऑप्शन A, B, C और D. आप देखें, अगर पहला एल्कीन तो बस यही है, सेकेंड ऑप्शन में अगर देखें तो ये है, थर्ड ऑप्शन में, और तो अगर मैं अल्फ़ा एच काउंट करके बताता हूँ, इसका 0 है, इसमें 6 आएगा, इसमें 12 और इसमें 9. तो अगर पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92. ठीक है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ OCl माइनस आयन. ठीक है, OCl माइनस आयन को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, ये बन जाएगा आपका HOCl प्लस OH माइनस. हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा है KH मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा KW/K, है ना. तो KW की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिया है तो 10⁻14 है ना, अपॉन K की वैल्यू है 3 × 10⁻−8. ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और 1/3 को हम लोग 0.33 × 10⁻6 लिख सकते हैं, या फिर 3.33 × 10⁻7. दिस इज अवर वैल्यू ऑफ KH. ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या बोला जा रहा है? परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस, है ना। परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस मतलब कुल मिला जुला के आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछ रहा है ऑफ 0.1 m CH3COONH4 व्हेन K की वैल्यू दिया हुआ है, Kb की वैल्यू दिया है, CH3COONH4, है ना। ये एक हमारा सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, है ना। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए जो H होता है, H का फॉर्मूला होता है ना, H अपॉन 1 माइनस H होता है एक्चुअली। ये होता है रूट में KW अपॉन K इंटू KB। इसीलिए हमको K ऑफ CH3COO, इससे जो बनेगा हमारा CH3COOH बनेगा, और इससे जो बनेगा हमारा NH4OH बनेगा वाटर में मिलाएंगे तो। ठीक है, तो बस हमको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। KW की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 10⁻⁻14। इसमें कंसंट्रेशन नहीं आएगा। K की वैल्यू कितनी है? K और KB दोनों सेम है, तो 1.8 इंटू 10⁻5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो 10⁻14 का रूट कितना होगा? 10⁻7, और इसको बाहर निकालेंगे तो वही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, 1.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 10⁻2। ठीक है, और 10, इसको हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं 10/1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.55 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू। इसको हम लोग 1 माइनस H को हटा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो H इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस H इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 5.55 इंटू 10⁻³ और अगर हम लोग ये तो परसेंटेज H निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻1 यानी कि 0.55। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या बोला जा रहा है? द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सर्टेन वीक एसिड इज 10⁻⁻4। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, है ना। इफ यू हैव टू प्रिपेयर द बफर ऑफ pH इक्वल टू 5 यूजिंग दिस एसिड एंड 1 ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो बताना है आपको। ठीक है, कंसंट्रेशन का रेशियो बताना ऑब्वियसली। ठीक है, और आपसे पूछा रहा है K का वैल्यू दिया हुआ है ना, जिस भी एसिड का बात किया है 10⁻⁻4, तो इसका pK कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और pH बराबर दिया हुआ है 5, तो pH का फॉर्मूला बफर के लिए क्या होता है? ये बफर हो गया pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, और pH बराबर 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ पर pK कितना हो जाएगा? 4 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 1 को, और बराबर log सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो। ठीक है, तो ये कंपेयर कर देंगे तो सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो हो जाएगा, कंसंट्रेशन का रेशियो, वो आएगा आपका 10/1। तो 10/1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ यूरिक एसिड, है ना। यूरिक एसिड का दिया हुआ है K का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6। इसके फॉर्मूले से कोई मतलब है नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा इसका। द pH ऑफ सैंपल इज, है ना, 6 दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूरेट आयन? देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड में से अगर हम लोग एक H+ निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारा यूरेट आयन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये अगर एसिड हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कह रहा है कि K की वैल्यू इसका दिया हुआ है, K दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो कह रहा है pH ऑफ सैंपल इज 6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूरेट आयन टू यूरिक एसिड? मतलब वही पहले जैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि इन कुल मिला के यूरेट आयन, है ना, अपॉन यूरिक एसिड का रेशियो पूछ रहा है हमसे। इसका मतलब हमको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? सॉल्ट, है ना, क्योंकि अगर इसको किसी हम लोग किसी केटायन के साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्ट बाई, और ये सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। इसका अगर हम लोग pK निकालेंगे बेटा तो pK कितना आएगा? 6 माइनस log 4। डायरेक्ट अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो 6 माइनस log 4 कितना होता है? 0.6 राउंड ऑफ में, तो 6 माइनस log 4 ये हो जाएगा आपका 5.4।
ठीक है। पीएच दिया हुआ है कितना, पीएच कितना दिया हुआ है सैंपल का 6 है ना, तो ये आपका फिर से लगा दीजिए पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड यानी कि यूरेट आयन अपॉन यूरिक एसिड। ठीक है, तो पीएच हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 5.4 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हम लोग लगाएंगे तो 6 माइनस 5.4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है, 0.6 बराबर लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, और यहाँ से 0.6 का हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं log 4। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग कंपेयर करेंगे तो सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो कितना आएगा, सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो आएगा आपका 4/1। ठीक है, तो 4/1 ही पूछ रहा है हमसे, है ना, 4 ही दिया आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या बोले जा रहा है, अ बफर सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ यूरिक एसिड, अ बफर सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड का इसका pKa दिया हुआ है 5 है ना, CH3COOH। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान लेते हैं C1। ठीक है, इसका 1.5 मोलर दिया है। ठीक है, और इसका फिर कह रहा है सोडियम एसीटेट, तो CH3COONA। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.15 मोलर। ठीक है, और फिर कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग CH3COOH प्लस CH3COONA देखें तो ये हमारा एक तरीके का एसिडिक बफर है ना। एसिडिक बफर का लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, pH बराबर pKa प्लस लॉग CH3COONA कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन। तो pH कितना हो जाएगा आपका, pH कितना दिया हुआ है, pH कितना दिया हुआ है, pH नहीं दिया हुआ है तो pH पहले निकाल लेते हैं हम लोग। pK कितना हो जाएगा 5 प्लस लॉग, हमसे OH माइनस पूछा है इसके लिए हमको pH निकालना पड़ेगा। सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन 0.15 मोलर है और इसका 1.5 है। ये बहुत ही प्यार से डिवाइड करेंगे बेटा, ये 10 आ जाएगा, तो 5 माइनस लॉग 10 कह सकते हैं इसको। ठीक है, लॉग 10 1 होता है, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो अगर बेटा हमारा pH बराबर 4 आ गया तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना आएगा 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ से H प्लस 10⁻4 आ जाएगा तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना आएगा 10⁻14 अपॉन 10⁻4 दैट इज 10⁻10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है 10⁻10, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 10⁻10 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा, अगर मोल्स पता हो जाएगा, मोल्स अगर पता हो जाएगा तो क्या हम लोग करेंगे, मोल्स पता करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 10⁻10 इंटू Na। ठीक है, 10⁻10⁻10 Na होता है। 10⁻10 Na कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या बोला जा रहा है, pKa ऑफ NH4 प्लस है ना, pKa ऑफ NH4 प्लस दिया हुआ है बेटा कितना 9.26। ठीक है, hence effective range of NH4 plus and NH4Cl buffer is about pH। ठीक है, अच्छा अगर हमको NH4OH ठीक है प्लस NH4Cl का बात करें तो बेटा ये होता है हमारा बेसिक बफर। क्या होता है, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला होता है POH बराबर, इसके लिए हमको POH चाहिए है ना। ठीक है, POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस है ना। तो हमको चाहिए बेटा pKb। pKb किसके लिए होगा, ऑब्वियसली किसके लिए होगा, NH4OH के लिए होगा, बेस के लिए होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है pKa ऑफ NH4 प्लस। तो एक आपने पढ़ा होगा है ना कि K ऑफ, अगर हम लोग एसिड लेते हैं तो Kb ऑफ अगर कॉन्जुगेट बेस होता है तो ये हो जाएगा Kw, और या फिर आप Kb ऑफ बेस लेते हैं तो K ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो भी हो जाएगा किसके, Kw यानी कि 10⁻14 के। ठीक है, इसको भी हम लोग Kw बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग pKb प्लस pKa कॉन्जुगेट है ना, ये बेस का है और ये कॉन्जुगेट एसिड का है, और ये हो जाएगा कि pKw मतलब 10⁻14 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसका हम लोग 10⁻14 का माइनस लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है,
तो अब अगर हम लोग इसका, हमको दिया हुआ है pKa है ना, pKa दिया है, तो pKb बेस का निकालेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 9.26, तो ये हो जाएगा आपका 4.74। दिस इज अवर pKb। ठीक है, तो अगर हमारा ये pKb आ गया, ठीक है, तो हमसे pOH का अगर रेंज पूछा है, ठीक है, तो pOH का रेंज पूछा है, तो pOH बराबर क्या हो जाएगा, pOH का रेंज जो होता है, pOH जो रेंज होता है ये होगा आपका pKb माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो pKb का वैल्यू कितना है 4.74 प्लस 1 कितना आएगा 5.74, और 4.74 माइनस 1 ये हो जाएगा 3.74। दिस इज अवर pKb रेंज। ठीक है, लेकिन हमसे pH का रेंज पूछा है ना, तो pH रेंज क्या हो जाएगा, इसको आप अगर माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5.74 ये आपका आ जाएगा 8.26, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ये हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, और 14 माइनस अगर 3.74 करेंगे तो ये हो जाएगा 10.26, तो ये हो जाएगा 10.26 से ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो 10.26 8.26 से 8.26 से 10.26 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, फॉलोइंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड, है ना, द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, KSP दिया हुआ है AgCl का। ठीक है, कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेट होने के लिए, है ना, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होता है, ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो ये तो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब इसमें भी एक चीज़ और बोला गया है, इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम के लिए जब भी हम लोग करते हैं तो मिक्सचर का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है ना। तो मिक्सचर यहाँ पे हमको पहले कंडीशन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में 10⁻⁻4, है ना। अगर हमारा Ag प्लस दिया हुआ है 10⁻⁻4, ठीक है, तो 10⁻⁻4 और Cl माइनस दिया है 10⁻⁻4। ठीक है, तो अगर हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, तो जब सोल्यूशन में मिक्स करेंगे तो 10⁻⁻4 का आधा करेंगे और 10⁻⁻4 का इसमें भी आधा करेंगे, तो ये 10⁻8/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10⁻10 हो जाएगा और ये 10 ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो दिस इज अवर आयनिक प्रोडक्ट और दिस इज अवर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले केस में ही ऑप्शन ए में ही हमारा क्या हो रहा है, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा है। तो पहले केस में ही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेट का कंडीशन आएगा। सेकंड थर्ड में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अगर करेंगे बेटा तो 10⁻5 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, तो 10⁻10 और बाई अगर आप 4 करोगे ना, बाई 2 करोगे तो बाई 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, उस पर प्रेसिपिटेट नहीं होगा। थर्ड में करेंगे तो 10⁻5 इंटू 10⁻6, 10⁻11 वैसे ही हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, है ना, वो भी अनसैचुरेटेड होगा। 10⁻10 और 10⁻10 10⁻20 हो गया, तो वो भी अनसैचुरेटेड हो गया, उसमें भी प्रेसिपिटेट पॉसिबल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन में जिसमें आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसमें प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या बोले जा रहा है, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH होल ट्वाइस। KSP दिया हुआ है, FeOH होल ट्वाइस का मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब S पूछा है आपसे, है ना। इसको बेटा इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये आपका डिसोसिएट होगा Fe+2 और 2OH माइनस में। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमसे सवाल के पूछा है, pH बराबर दिया है 13, तो pOH बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, pH प्लस pOH बराबर क्या होता है 14, तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना आएगा बेटा 10⁻⁻1। ठीक है, तो अगर हमसे क्या पूछा है, मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा है ना, KSP का वैल्यू दिया हुआ है, तो KSP बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, KSP बराबर Fe+2 कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन के पावर 2। ठीक है, तो KSP की वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻16 और Fe+2 ही, इसको हम लोग S मान लेते हैं, इसको हम लोग 2S मान लेते हैं। तो अगर हमको S निकालना है, यानी कि हमको Fe+2 निकालना है,
तो हम डायरेक्ट Fe+2 को ही मोलर सॉल्युबिलिटी मान के चलते हैं, और OH माइनस की वैल्यू हमको यहाँ इस इंफॉर्मेशन से मिल रहा है, तो यहाँ पर 10⁻1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा Fe+2 है ना, बराबर S बराबर 8 × 10⁻16 अपॉन यहाँ पर 10⁻2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 × 10⁻, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा मोलर सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KSP ऑफ PbBr2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻5, द सॉल्ट इज 80% डिसोसिएटेड, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2 इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो PbBr2 जो है इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये भी हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Pb पर +2 और 2Br पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कह रहा है 80% डिसोसिएटेड होगा, तो नॉर्मली अगर 100% होता है तो हम लोग S लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मतलब सॉल्युबिलिटी का S लेते हैं। ठीक है, वैसे 100% तो डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% डिसोसिएट हो रहा है, और ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 80% डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग नॉर्मली इसका S लेते थे, इसका हम लोग 2S लेते थे, तो अब यहाँ पर S की जगह हम लोग क्या लेंगे, इसका 80% लेंगे, 0.8 S लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, 0.8 × 2S लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों को करना था। अब हमको KSP दिया हुआ है और S पूछा है। ठीक है, तो वही सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 0.8S, और ये हो जाएगा, ये तो है ही, और ये हो जाएगा 1.6S। ठीक है, अब KSP में रख देते हैं, KSP कितना दिया हुआ है आपका 8 × 10⁻5। ठीक है, बराबर 0.8 × S × 1.6S का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 × 10⁻5 बराबर 0.8 × 1.6 × 1.6 × S³। ठीक है, और ये बेटा अगर कटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴। ठीक है, बराबर 1.6 × 1.6 × S³। तो S³ जो होगा वो 10⁻⁴ अपॉन 1.6 × 1.6। एक्चुअली इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको वैसे ही रख देना है जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है। S बराबर अगर हमको लिखना है तो S बराबर 10⁻⁴ अपॉन 1.6 × 1.6 के पावर 1/3। दिस विल बी अवर मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ NTS पार्ट 3, and I hope all of you did well. The paper was, I would say, easy to moderate at best, and it was a very scoring paper. और उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें जोर लगाए होंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को बहुत सारा कुछ मिला होगा। इसमें नए कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तैयारी थोड़े से आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज कि जिस तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न आ रहे हैं हमेशा उसी तरीके से उम्मीद नहीं करना है, आगे भी हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ करके देखना है। ठीक है, आसान चैप्टर को भी हमको थोड़ा सा चैलेंजेस बना करके देखना है। And I hope कि आप सबका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। And that's it. All the best for your next 8 years. ठीक है, थैंक यू सो मच।